हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बायोटेक्नोलॉजी की क्लास फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कंप्लीट करा था। आज हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग से, तो उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जितनी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है उनमें बायोटेक्नोलॉजी पूछा जाता है। और आजकल एग्जामिनर जो है ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि बायोटेक और प्लांट ब्रीडिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा एफसीआई के अंदर भी हमारा जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की जो पोस्ट है जिसकी हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी ये पूछा गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा गया है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस पूछी गई है। तो हम उन चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स है कि बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी को अगर हम एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी हो जाती है। बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी मतलब हम डिफरेंट एंजाइम्स का यूज करते हैं, बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है, डीएनए, क्लोनिंग, पीसीआर। तो ये जो चीजें हैं ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट शॉटगन मेथड, जीन गन मेथड, जीन ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा लेबोरेटरीज का यूज किया जाता है अपने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में लेबोरेटरीज हो गई, जीन गन हो गई, और डिफरेंट जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। दैट इज व्हाई बायोटेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर किसी डीएनए में चेंज कर दें, डीएनए को मॉडिफाइड कर दें, जीन को मॉडिफाइड कर दें, तो वो प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। देखो, हमारा जो डीएनए होता है उसमें कई सारे बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, और वो तीन तीन के कोडोन के रूप में होते हैं, ठीक है ना। डीएनए पर हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जो कोडोन की सीक्वेंस है, नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है, उसमें हम चेंज कर दें, या जो हमारे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर हमें चाहिए, जो कैरेक्टर रिक्वायर्ड है, उनके जीन पहचान कर हम उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में जिसमें जरूरत है, जो जल्दी अपना मल्टीप्लाई हो सकता है, हम उसमें ट्रांसफर कर दें। तो ये सब प्रोसेस जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, ये टर्म सबसे पहले कार्ल इरेकी ने दिया था। द टर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी टर्म गिवन बाय कार्ल इरेकी। बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो था वो कार्ल इरेकी ने दिया था। तो बायोटेक टर्म कार्ल इरेकी ने दिया है। इसके अलावा फादर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो पॉल बर्ग कहलाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक SB40 वायरस का जीन था जिसको हम सिमियन वायरस कहते हैं, इसके अंदर एक जीन था, उसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करा था। सबसे पहले SB40 का एक जीन जिसे ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में लेम्डा फेज बैक्टीरियोफेज की सहायता से एक वेक्टर लिया इन्होंने, लेम्डा फेज। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी जीन को ट्रांसफर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, तो हम डायरेक्ट उस जीन को नहीं डालते हैं, हम कोई एक वेक्टर की सहायता से उस चीज को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। वेक्टर एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, ठीक है। तो वही वेक्टर का यूज करके पॉल बर्ग ने सबसे पहले सिमियन वायरस या SB40 वायरस के जीन को ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करा था, और इसके लिए इन्हें 1980 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर जो है, इन्होंने फर्स्ट मेड रिकमेंडेड बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफोइडियम। इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन बनाया, या फर्स्ट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, उसको डीएनए में दूसरे डीएनए साल्मोनेला टाइफोइडियम के डीएनए में लिंक कर दिया ताकि वो उसकी मल्टीप्लाई हो खुद भी, और वो जीन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे, जीन के नंबर को बढ़ा दे। तो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को साल्मोनेला टाइफोरियम नामक ये एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफोरियम, दिस इज अ बैक्टीरिया। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि ये ऐसी टेक्निक है जो किसी जीव या ऑर्गेनिज्म कोई एंजाइम के साथ प्रोसेस में ली जाती है और उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो ह्यूमंस के लिए लाभदायक। जैसे इंसुलिन का जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक बैक्टीरिया में इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया, तो एंजाइम्स ऑर्गेनिज्म का यूज करके उसके डीएनए में चेंज करके डीएनए सीक्वेंस को बदलकर कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट बनाना जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हो इकोनॉमिकली और हेल्थली सब तरीके से। तो इसलिए हम ये बायोटेक्नोलॉजी का मेन मोटिव होता है, मेन मकसद होता है। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये दो टाइप की होती है। एक तो ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी होती है, ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट बनाते थे ये उस पर डिपेंड करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इसमें मेन भूमिका निभाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, बैक्टीरियोफेज, तो ये जो मेन होते हैं और इनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना ही ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एग्जांपल देखें तो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करना, पेनिसिलियम का प्रोडक्शन करना, पेनिसिलियम नोटेटम नामक बैक्टीरिया से। जो हम दही बनाते हैं दैट इज आल्सो ए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन वो ओल्ड या टेक्निकल है, ओल्ड या ट्रेडिशनल है। उसमें हम लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं बैक्टीरिया का और दही से दूध से दही बना देते हैं। ब्रेड और वाइन का प्रोडक्शन है, हमने देखा था जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा था। लेकिन एक चीज थी कि मैंने बताया था कि 13% से ज्यादा अल्कोहल होते ही जो ईस्ट है वो मर जाती है। अगर ईस्ट 13% से ज्यादा होते ही मर जाएगी तो हमारी जो ये बीवरेज होती है, जो डिफरेंट अल्कोहल्स होती है, उनमें तो कई बार 42%, 80%, 50% इस तरीके से अल्कोहल परसेंट होती है। लेकिन अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करवाएं तो हम ईस्ट तो 13% से ज्यादा होते ही मर जाएगी। तो इनमें जो अल्कोहल की परसेंट है ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से बढ़ाई जाती है। एक डिस्टिलेशन प्रोसेस इनके अंदर किया जाता है और उससे फिर अल्कोहल की प्रोसेस बढ़ाई जाती है। तो 13% से ज्यादा होते ही तो केवल 13% तक ही ईस्ट जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस करके उनको बढ़ाया जाता है। तो ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक टेक्नोलॉजी, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं ह्यूमंस के, जिनके जो लाभदायक होते हैं, ह्यूमंस के लिए जरूरी होते हैं। और जो न्यू या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि किसी में चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद जो प्रोडक्ट होता है दैट इज रिकॉम्बिनेंट। हमने उसकी जो फिजिकल कंडीशन थी उसमें कुछ चेंज कर दिया, उसके जीन को चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, या तो कोई जीन हटा दिए या कोई जीन लगा दिए ताकि वो अपना प्रोडक्ट उस हिसाब से बना सके। दैट डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस टेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये जो है न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। जैसे हमने इंसुलिन को प्रोडक्ट करने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया का, अब देखो ह्यूमंस का जो डीएनए होता है वो थोड़ा स्लोली डिवाइड होता है, ह्यूमंस की सेल थोड़ी स्लो डिवाइड होती है, तो हम उतना इंसुलिन नहीं बना पाते। तो हमने क्या करा, जो हमारा डीएनए के अंदर जो जीन था जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, जो कि इंसुलिन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, उसको हमने निकाला हमारे डीएनए से और एक ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के अंदर उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है हर मिनट डिवाइड होते हैं और अपनी संख्या को, अपने नंबर को डबल कर देते हैं। तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया के हमने अंदर उसके डीएनए में हमने हमारा जीन जो इंसुलिन बना रहा था उसे ट्रांसफर कर दिया। उसे ट्रांसफर करके उसे वापस उसकी बॉडी ई कोलाई में डाल दिया। ई कोलाई में डालने से
जैसे जैसे इकोलाई डिवाइड होता गया वैसे वैसे वो इंसुलिन वाला जीन भी डिवाइड होता गया और ज्यादा हमें इंसुलिन मिलने लगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है जो आजकल यूज में ली जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल होते हैं? वैसे तो इसके कई सारे प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, लेकिन कुछ एक मेन जो प्रिंसिपल है वो यहाँ दिखाए गए हैं। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, या हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमने केमिस्ट्री और जेनेटिक्स को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जीन को डीएनए को मॉडिफाई कर देते हैं, डीएनए मॉडिफिकेशन हो जाता है। यहाँ डीएनए मॉडिफिकेशन हो गया, जीन को अल्टर कर दिया गया, जीन को चेंज कर दिया गया, या तो रिमूव कर दिया गया या ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से हम जीन में चेंज कर कर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे हम चेंज कर देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं या उसको घटा देते हैं। तो ये डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये जीएमओ क्या है? जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है जिसमें हमने चेंज करा है, जिसके जीन को हमने चेंज करा है, तो वो आरडीएनए होता है। वैसे ही अगर उस डीएनए को हम किसी ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है, जीएमओ कहलाता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए में कुछ चेंज किया गया है, जिसके जीन को बदला गया है, जिसका जीन को एड किया गया है, वो जीएमओ कहलाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जीएमओ और आरडीएनए ये दो टर्म थे, इनको समझना जरूरी था। इसके बाद दूसरी जो प्रिंसिपल आता है दैट इज बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी। बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं। ये बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। तो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल कौन से हो गए? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल दो हो गए, दैट इज वन इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर वन इज बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इकोलाई, साल्मोनेला टाइफोरियम, लैक्टोबैसिलस, ये सब बैक्टीरिया ही क्यों यूज किए जा रहे हैं? क्या रीजन है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मोस्टली बैक्टीरिया का ही यूज क्यों किया जाता है? देखो, बैक्टीरिया का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके पास दो खास बातें हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मिड। इनके पास क्या होता है कि एक तो नॉर्मल सबके पास जो होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, न्यूक्लियर डीएनए होता है, उसको हम नॉर्मल डीएनए कहते हैं। लेकिन उस नॉर्मल डीएनए के अलावा इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी इनके पास होता है। तो वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होने के कारण वो प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर का काम हमारा कर सकता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है। और वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसकी एक खास बात और है कि वो फ्रीली डिवाइड भी हो सकता है, फ्रीली डिवीजन भी कर सकता है, और जो इसका मेन डीएनए होता है उसके साथ अटैच होके डिवीजन भी कर सकता है, मेन डीएनए के साथ अटैच होके डिवीजन भी कर सकता है। तो बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। उस प्लाज्मिड को हम निकाल कर इसके अंदर जीन, हमारा जो रिफरेबल जीन है, जो हमें जीन चाहिए, जो जीन की हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं, हम उस जीन को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये प्लाज्मिड हमारे लिए उपयोगी है। तो एक पहला फैक्टर जो था हमारा बैक्टीरिया को यूज करने का वो यही है क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है उसके अंदर एक एंजाइम्स भी पाया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम है काटने का, ये कटिंग का काम करता है। अब देखो, किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो ऑर्गेनिज्म है। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर ऐसा जीन है जो हमें चाहिए, ठीक है, यहाँ मान लो कोई एक जीन प्रेजेंट है, कोई एक जीन प्रेजेंट है, ये हमें चाहिए ऑर्गेनिज्म फर्स्ट से, और हमें इसको डालना है ऑर्गेनिज्म सेकंड में, ऑर्गेनिज्म सेकंड के डीएनए में डालना है। तो हम ऐसा नहीं है इसको डायरेक्ट लेंगे, पहले हम इसे यहाँ से कट करेंगे।
तो कट करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम इसको कट करेंगे और ये जो है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। इसको हम मोलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, आणविक कैंची जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये काटने का काम करता है मोलिक्यूलर सीजर। एक मोलिक्यूलर गम भी होता है, जैसे ये सीजर है काटने का, वैसे ही एक गम होता है जोड़ने के लिए, दैट इज लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जो है वो मोलिक्यूलर गम कहलाता है, जो डीएनए में प्रूफ रीडिंग के बाद अगर कुछ कहीं डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो वो जोड़ने का काम करता है दोनों स्ट्रैंड्स को, जो बीच में से कहीं कटा हुआ है तो उसे जोड़ने का काम करता है। तो मोलिक्यूलर सीजर जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और ये काटकर अब इस जीन को, इस जो हमें ये जीन चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, उसको हम पहले वेक्टर में डालेंगे, वेक्टर के डीएनए में डालेंगे और फिर उस वेक्टर को हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से हम नए जो ऑर्गेनिज्म है उसमें उस जीन को हम ट्रांसफर करते हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट उस जीन को उठाया और डायरेक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको पुट कर दिया। तो बैक्टीरिया इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि इनके पास प्लाज्मिड है और इनके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब एक न्यू टर्म आता है, दैट इज डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग भी कई बार यूज किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। क्लोनिंग का मतलब है क्लोन बनाना, और क्लोन क्या होते हैं? फोटोकॉपी। क्लोन को हम कह सकते हैं दैट इज फोटोकॉपी। जिस तरीके से फोटोकॉपी सेम टू सेम अपनी जो मेन चीज है उसका सेम टू सेम कॉपी होती है, उसी तरीके से क्लोन भी अपने पेरेंट्स के फोटोकॉपी होते हैं। तो डीएनए को क्लोन करना, डीएनए की फोटोकॉपी बनाना। डीएनए एक्चुअली हम जब कहीं से डीएनए लेते हैं तो हम बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में उसको लेते हैं, लेकिन अगर जब हम उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ, तो हमें उसकी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, तो इसके लिए हमें डीएनए को क्लोन करना पड़ता है, जीन को क्लोन करना पड़ता है। जीन की अगर हमें ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो हमें उसे क्लोन करना पड़ता है। तो यही डीएनए क्लोनिंग होती है, और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसका मेन बेसिस यही होती है। मेन बेसिस है किसका? आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मेन बेसिस होती है। इसमें क्या करते हैं? मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बना लेते हैं किसी भी डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट क्या है? जो हमारा डीएनए है वो कुछ इस तरीके से वाटसन और क्रिक ने बताया था कि डबल हेलिक्स मॉडल होता है, 2 टेम्पलेट होते हैं, 1 is 5 days to 3 days and other one is 3 days to 5 days। तो ये तो डीएनए जो है, ये डीएनए भी हम किसी अगली क्लास में देखेंगे। वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल है। तो इसके ये 2 टेम्पलेट होते हैं, इन टेम्पलेट की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं हम, इस तरीके से डीएनए बना लेते हैं। तो ये डीएनए क्लोनिंग जो प्रोसेस है ये कुछ इस तरीके से होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी स्टेप आती है? स्टेप देखें तो पहला हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है, इसके अंदर कोई एक जीन है जो हमें डिजायरेबल है, कि मान लो कि ये जो ऐसा जीन है जो इसको हाई टेम्परेचर में भी रहने के लिए रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है, हाई टेम्परेचर में रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है, हाई टेम्परेचर में रहने के लिए सुटेबल है। तो हम चाह रहे हैं कि उस जीन को उठाएं, और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो कि हाई टेम्परेचर में जाते ही डेड हो जाता है, डेथ हो जाती है इसकी। तो हम ये चाहते हैं कि ये भी हाई टेम्परेचर में रह सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, हमारे अंदर जो भी, या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी कोई भी चीजें हमें दिखाई देती है, जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे लक्षण होते हैं, वो सब कोई ना कोई एक जीन से डिनोट होते हैं, जीन से कंट्रोल होते हैं, जीन ही उसको शो करता है। तो वो जीन जो है वो डीएनए में होते हैं। तो हम डीएनए से उस जीन को, पर्टिकुलर जीन को पहले पहचानेंगे कि कौन सा जीन है, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा डिजायरेबल जीन है। यही इसकी पहली प्रोसेस है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द आइडेंटिफाइड जीन इनटू द होस्ट। अब किसी होस्ट के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उस डिजायरेबल जीन को यहाँ से काट के उस होस्ट के अंदर हम इसको डाल देंगे। किसी भी होस्ट के अंदर, मान लो बैक्टीरिया के अंदर हमने उसको डाल दिया, तो होस्ट के अंदर हम डाल देंगे। वो होस्ट क्या करेगा? अब तीसरी जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करके रखना है होस्ट के अंदर, ताकि वो मल्टीप्लाई हो तो वो उस पर्टिकुलर जीन को भी मल्टीप्लाई कर सके, और फिर हम उसको उस होस्ट के जरिए, उस वेक्टर के जरिए दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे। ये जो सब प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर की जाती है। अब देखो, एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरीके से डीएनए क्लोनिंग की
प्रोसेस कंप्लीट होती है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए मतलब चेंज हुआ डीएनए जो है उसकी क्या टेक्नोलॉजी। मान लो कोई डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, ठीक है, कोई अलग सा डीएनए है, बाहर का डीएनए है। एक ये वेक्टर का डीएनए है, प्लाज्मिड है, जिसको हमने वेक्टर कहा, प्लाज्मिड कहा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा, बैक्टीरिया, है ना। हमें मान लो इसमें ये जो वाला जो जीन था, ये वाला जो पोर्शन है, ये डिजायरेबल है, ये हम चाहते हैं, तो हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहां से ये काटेगा उसी सीक्वेंस पर ये वहां भी काट देगा, दोनों जगह कट हो जाएगा। हम इन दोनों को लाइगेज की सहायता से, मैंने बताया था मॉलिक्यूलर गम होती है, इनकी सहायता से हम इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद इस जो वेक्टर का डी वेक्टर है या प्लाज्मिड जो है, ये इसको हम किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब जब अब ये क्या होगा, प्लाज्मिड उसके मेन फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगा। मेन जो क्रोमोसोमल फंक्शन है, न्यूक्लियर जो डीएनए है, उसके साथ वो अटैच हो जाएगा। और जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तब ये प्लाज्मिड भी डिवाइड होगा या फिर ये जीन भी डिवाइड होगा, और हमारी जो जीन डिजायरेबल जीन है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और प्रोडक्ट उस हिसाब से फिर ज्यादा बनता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए क्लोनिंग की प्रोसेस है। इस तरीके से हम डीएनए को क्लोन करते हैं। अब डीएनए टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, मॉडिफाइड डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स काम में आते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्निक का यूज हो रहा है तो आवश्यक रूप से यहाँ पर टूल्स भी काम में आएंगे। टूल्स कैसे, हमारे जैसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो होते हैं वैसे टूल नहीं, यहाँ पर टूल जो होंगे बायोलॉजिकल टूल होंगे। फर्स्ट एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम्स काम में आएंगे जो काटने के लिए जरूरी है, जोड़ने के लिए जरूरी है। इसके अलावा किसी भी चीज को लाइसिंग करने के लिए, मतलब किसी चीज को गलाने के लिए जरूरी है। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, अब इसके अंदर हम इसका किसी दूसरे डीएनए को डालेंगे, प्लाज्मिड को डालेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें अब डालें कैसे, क्योंकि इधर सेल वॉल भी होती है कईयों में, यहाँ सेल मेम्ब्रेन भी होती है, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए लाइसिंग एंजाइम होते हैं। लाइसिंग एंजाइम जो होते हैं वो सेल को ओपन करने का काम करते हैं। जैसे काइटिनेज, जो फंगस होती है, फंजाई जो होती है, फंगाई की बॉडी वॉल जो है काइटिन की बनी होती है। इस काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम इसकी सरफेस पर डाला जाएगा। ये काइटिनेज जो है इस काइटिन को गला देगा और यहाँ पर एक होल कर देगा। तो ये काइटिनेज एंजाइम जो होता है ये काम करता है। इसके बाद अगर सेलुलोज की बनी है तो हमें वहां पर्टिकुलर एरिया में सेलुलोज डालना पड़ेगा, सेलुलेज एंजाइम डालना पड़ेगा। अगर पेक्टिन की होती है तो हमें पेक्टिनेज डालना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट्स की सेलुलोज की होती है, फंगस की काइटिन की होती है, ठीक है। इस तरीके से पेक्टिनेज, सेलुलेज और काइटिनेज हमें एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम जो है वो उसकी सेल में डालने पड़ेंगे ताकि वो उसे खोल दे, ओपन कर दे, छेद कर दे, पोर कर दे, होल कर दे, ठीक है। अगला जो टूल है, एंजाइम है, वो क्लीविंग एंजाइम होता है, मतलब काटने वाले। अब काटने वाले भी दो होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है। देखो, माना कि ये डीएनए है, एक्सोन्यूक्लियस जो होगा वो उसको एंड पे से काटेगा। माना कि इसने यहाँ से काट दिया, ये यहाँ से डीएनए को काट देगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा एंड से। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो है ये नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। अगर इसमें फास्फोरस नहीं होगा तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएंगे। ये डीएनए का जो डीएनए जिससे मिलकर बना होता है वो तीनों चीजें हैं। ये कभी हम डीएनए पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो उसको डीएनए को किसी एंड पे से कट करता है, जबकि एक्सो मतलब होता ही बाहर है, ठीक है, और एंडो का मतलब होता है अंदर। अंदर का मतलब ये किसी डीएनए को कट करेगा, वो अंदर से करेगा, बीच में से कहीं सीक्वेंस को कट करेगा, तो दैट इज एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो अभी हमने ऊपर एंजाइम पढ़ा था वो एंडोन्यूक्लियस था, वो बीच में से कट करता है, जबकि एक्सोन्यूक्लियस किसी भी एंड पे से कट करते हैं। तो इस तरीके से ये एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस होते हैं और ये टूल्स होते हैं। अब ये जो एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, प्लाज्मिड को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ विभिन्न एग्जाम्स के तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो
बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर, इन सबसे रिलेटेड अगर आपको कुछ पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।